नमस्कार सारणी म्योन, मेरा सबको नमस्कार। अ, अ, आज मैं यहाँ पे विस्थापित कब तक के माध्यम से आप सबके बीच हूँ। उनके कुछ दिन पहले आशुतोष जी और आशुतोष टपलू जी और विनोद कौल जी के अनुरोध, या मैं बोलूँ उनके आदेश पे मैं आपके बीच हूँ, बताने के लिए कि हमारे परिवार के साथ 1990 में क्या हुआ, उसकी जानकारी आपको देने के लिए, और उसके साथ रिलेटेड कुछ अपने विचार, जो कुछ माइंड में आते हैं वो बताने के लिए। विस्थापित कब तक के इस माध्यम से जो आज का ये फेसबुक लाइव सेशन है, ये मैं आपको मेरे पिताजी श्री चमनलाल कौल जी और हमारे बहुत ही करीबी श्री सोमनाथ रैना जी के हादसे के बारे में, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। 1990, बेसिकली 1990 जून में जो हुआ, उस टाइम काफ़ी हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही थी, उसमें ये हादसा हमारे साथ भी हुआ। मैं विस्थापित कब तक की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक माध्यम क्रिएट किया है जिसमें एक ये रिपॉजिटरी बनेगी कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या दर्दनाक यातनाएं दी गई उनको, अल्टीमेटली विद अ क्लियर स्ट्रैटेजी इन माइंड कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकालना है। उसके लिए जो जो उनको सूझा उन्होंने वो किया। दिस वाज ए स्ट्रेटजी ऑफ स्प्रेडिंग द जिहादिक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर, जिसका हम शिकार बन गए कश्मीरी हिंदू। इससे पहले हमारे परिवार के साथ क्या हुआ उसकी आपको जानकारी दूं। मैं उन सब शहीदों को जो कश्मीर में मारे गए, कश्मीरी हिंदू जो मारे गए, जो 1989 से लगातार मारे गए, और कंटिन्यू चल रहा है अभी तक भी 2020 में, जो हमारे अभी रिसेंटली पंडिता जी के साथ जो हुआ, तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है उनका, जो कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से एकदम बिल्कुल ख़त्म कर देने का। तो वो मैं उन सब मार्टियर्स को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके बलिदान उनके बलिदान के बाद जो उनका बलिदान अभी भी थमा नहीं, वो चला ही जा रहा है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। मैं सभी कश्मीरी पंडित बुजुर्गों का, जो हमारे दादा थे, दादी थे, नाना थे, नानी थे, जिनको हम कश्मीर में प्यार से टाटे, भाभी, पिताजी, बोब जी, काकई, जिगर बुलाते हैं, उन सबको मेरा नमन है, क्योंकि जो उन्होंने सहा है, जिनकी जिनका बलिदान हुआ है, उन्होंने तो सहा ही है। जो उन्होंने सहा है, आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा किसी ने सहा होगा। या हमारे एल्डर्स ने जो इतना कुछ हुआ कश्मीर में, उसके बाद भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाया। अ, हम भी बदला ले सकते थे, हम भी बंदूक उठा सकते थे, हम भी पत्थर मार सकते थे। पत्थर तो वैसे ही फ्रीली अवेलेबल थे, लेकिन हमने किया नहीं ऐसा। हमने बदला लिया, ज़रूर लिया, हमने बदला लिया। हमने हमारे बेसिकली मतलब श्रेय जाता है हमारे बुजुर्गों को, हमारे एल्डर्स को। उन्होंने बदला लिया अपने बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन देके। हमने हमारी एजुकेशन कंप्लीट करके ये बदला ले लिया। अब हाँ, अब उसमें कुछ सवाल उठते हैं कि उन्होंने ये सब अपना इतना अपना कठिनाइयों के बावजूद हमको आगे बढ़ाया। तो बट अब यही है कि हम अपनी इस आप बीती को अपने जनरेशन्स को बताएं। If we would fail ourselves if we don't continue these stories, because these stories have to be told time and again. वाइल आई एम सेइंग दिस, ये एक बात सजेस्ट कर दूं कि हम जो यहाँ पे सबके सामने हैं, या
सबको अपनी स्टोरीज बता रही है, कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है या किसी को दुखी करने के लिए नहीं बता रहे स्टोरीज, बल्कि ये स्टोरीज बतानी चाहिए। इन इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ 1989 90 देर ऑन नाउ, ये ऑलमोस्ट 2 दशक से ज़्यादा छुपाया गया पूरे भारतवर्ष से या पूरे वर्ल्ड से। इसको इस न्यूज़ को बाहर आने दिया नहीं गया। एक अच्छी चीज़ हुई कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी जो आ गई, उसने सबको एम्पावर कर किया, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चलने लगा, अपनी स्टोरीज बोलने लगे। हर किसी कश्मीरी पंडित ने सहा है, किसी ने जान से सहा है, किसी ने माल से सहा है, किसी ने जान माल दोनों से सहा है, लेकिन इस बात को तो कोई जुटला नहीं सकता कि किसी ने सहा नहीं है। हर किसी ने सहा है। और वो क्योंकि हर किसी ने सहा है तो कोई भी हमें ये बता नहीं सकता कि भाई आपको जगमोहन ने निकाला वहाँ से। नो वेज, nobody can tell us कि you have been I mean जगमोहन has been helping you in leaving the place। अरे भाई, अगर जगमोहन हमको निकालता वहाँ से, सबसे पहले तो कोई अपनी बसी बसाए घर में पूरे अपना जीवनी की कमाई घर बना के उस अपने परिवार को छोड़ के जॉइंट फैमिलीज को छोड़ के एक ऐसे एक ऐसे रीजन में क्यों जाएगा जिसका मालूम नहीं उनको। फॉर दैट मैटर जम्मू इतनी तपती गर्मी में क्यों जाएगा, टेंटों में रहने के लिए क्यों जाएगा, या फिर टेंटों में पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे, या फिर एक ही कमरे के घर में पूरी जॉइंट फैमिली के साथ क्यों रहेंगे। कोई ऐसा कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। नो वेज। सो सो आई कंप्लीटली रिजेक्ट जो भी ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे अभी तक, या अभी भी फैला रहे हैं कि हमको जगमोहन ने वहाँ से निकाला। तो इट्स completely untrue. I totally reject it, and I know each and every Kashmiri Pandit has been rejecting it and will continue to reject it. हमारी आप बीती जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, भले ये हमारे परिवार के साथ हुई हो, ये श्रद्धांजलि उन सब मार्टियर्स के लिए है। मतलब इस इसके माध्यम से, हमारी कहानी के माध्यम से वो इसलिए ये बताना चाहते हैं कि भाई कश्मीर मतलब क्या क्या किया उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से ख़त्म करने के लिए। मतलब कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे इफ़ वी सी, जैसे लास्ट वीक आई बिलीव अराउंड 15 अगस्त या 16 अगस्त को आशुतोष टपलू जी ने टिकालाल टपलू जी के बारे में बताया, जिनको हम प्यार से लाला जी बुलाते थे, क्योंकि वो हमारे चिंकरामौला में बिल्कुल हमारा मातामाल था। नंदलाल बातल जी हमारे ग्रैंडफादर थे, नाना जी, और वो बिल्कुल साथ, मतलब बिल्कुल सामने ही वाला ही घर था, बीच में हार्डली वो लकड़ी का पार्टीशन था। तो हमेशा वो पूछते रहते थे घर में सब ठीक हैं। वो एक अपने शॉर्ट पैंट में होते थे। हम सबको बोलते थे भाई, मतलब कि भाई सब ठीक हैं। हम उनको प्यार से लाला जी बुलाते थे। तो 14 सितंबर 1989 से शुरू होके उसके बाद कितनी सारी मौतें हुई, फिर थमा नहीं। फिर उसके बाद 1993 में जो नंदीग्राम में करीब 25-26 कश्मीरी हिंदुओं को एक साथ मारा गया, या उसके बाद भी वो रुके नहीं। जैसा लास्ट टाइम रोजी जी ने बताया कि वंदामा में 1998 में अराउंड 23-24 कश्मीरी हिंदुओं को फिर से मारा। तो ये अनएंडिंग प्रोसेस रहा है, और क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को ख़त्म करना था। तो ये नमन मैं सबको करता हूँ, मेरा सबको बार बार मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो हमने सहा है, या जो हमारे बुज़ुर्गों ने सहा है, मतलब आई डोंट थिंक वर्ल्ड वाइड ऐसी यातनाएं किसी को मिली होंगी। सो नाउ कमिंग टू जो
हाँ, इसके बावजूद भी, इतना सब सहने के बावजूद भी जो इस षड्यंत्र के तहत हमको वहाँ से निकाला गया, जिसको बोलते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाला गया हमको, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें स्पेशली हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को ये हमेशा बताते रहना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब वो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते ही रहेंगे। अपना जो नॉर्मल करिकुलम है वो सब पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक्सेल करेंगे। लेकिन इफ़ वी डोंट टेल दीज थिंग्स टू आवर जनरेशन्स, वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटीज एज पेरेंट और एज अ कम्युनिटी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली क्योंकि हमारी जिन उन जनरेशन ने जिन्होंने देखा नहीं है वहाँ पे, या जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, it is incumbent upon us that we tell them each and every bit of it। हमारे बुजुर्गों के साथ क्या हुआ, कैसे फिर इनफैक्ट उसके बाद की स्टोरी, एक्सोडस के बाद की स्टोरी, जम्मू में कैसे बहुत सारे लोग सांपों के डसने से मरे, या बाकी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रॉमा which we have to tell our generations. And again, I repeat, if we don't uh, keep on telling these stories to our generations, we'll be failing in our duties as a community, as a parent, as an individual. So yeah, we owe this passing this information of brutal exodus to our subsequent generation. As simple as that. Uh, so now coming to 1990, हमारी आप बीती, मैं उस पर आता हूँ। एक्चुअली दिस हैपेंड ऑन 24 जून 1990। उससे पहले मैं बता दूँ, ये मेरे पिताजी चमनलाल कौल जी उस टाइम 45 साल के थे। ही वॉज वर्किंग, वो जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय थे। एंड उनकी स्कूलिंग नेशनल स्कूल में हुई थी। एनसीसी में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था, और वो करते भी थे एनसीसी। एंड जहाँ पे भी देखो उनको जो मौका मिलता था लिखने का, उसमें हिंदुस्तान वर्ड तो डाल ही देते थे। ही ऑलवेज यूज टू राइट हिंदुस्तान इन वेर एवर ही। कभी जहाँ पे भी ऐसे टाइम पास मतलब साइन करते थे या कुछ भी लिखते थे, वो ही यूज टू राइट हिंदुस्तान जहाँ पे भी उनको मौका मिले। और सोमनाथ रैना जी जो हमारे बहुत ही करीबी, मतलब मैं अगर, ही वॉज मोर लाइक एन अंकल टू अस। क्योंकि ये ऐसा था, हम जैसे मैंने बताया कि हम कश्मीर में छत्ताबल, श्रीनगर के छत्ताबल एरिया में रहते थे, और उसका छत्ताबल पतलीपुरा भाला बोलते थे टू बी स्पेसिफिक। और जिस गली में हम रहते थे उस गली के सामने उसको भट्टा बोनी बोलते थे, बट्टबून इस तत्व, उसको भट्टा बोनी बोलते थे। उस गली में जैसे ही जाते थे तो लेफ्ट साइड में अराउंड 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में हमारा घर था। और उससे पहले 5 मीटर्स की डिस्टेंस पे मीर खुर्ज रहते थे। मीर खुर्ज के बाद हम आगे रहते थे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एक कॉमन गेट था, उस गेट के अंदर में बड़ा कॉम्प्लेक्स था। उस पर 3 फैमिलीज, मतलब 3 घर थे बेसिकली। 3 डिफरेंट घर थे। पहले रैनाज थे, जो मेरे ग्रैंडफादर श्यामलाल कौल जी के कज़न थे, विश्वनाथ कौल। और उसके बाद हमारा बीच में हमारा घर था। हमारे घर में हमारा पूरा था, और हमारे जो पिताजी या मेरे अंकल्स की, उनकी एक आंट रहती थी, वो 3rd फ्लोर पे रहती थी। उनका अपना मतलब किचन विचन सब अपना सेपरेट था। और तीसरा घर था सोमनाथ जी का, सोमनाथ रैना जी का, और उनकी सिस्टर का। सिस्टर उनकी सोमनाथ, और उनकी मदर जो एलिंग मदर थी, शी वॉज पैरालिटिक। एंड वो 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 खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो क्रॉल करती थी बेसिकली। वो क्रॉल करते करते ही चलती थी, मतलब इवन बिफोर दिस इंसिडेंट। एंड उनकी उनकी सिस्टर रहती थी ऊपर, उनका सुंबली सरनेम था, तोशा सुंबली। वो खुद अभी कपल ऑफ ईयर्स बैक शी पास्ड अवे। तो अ, तो ये ऐसे 3 घरों का स्ट्रक्चर था। मतलब कैसे थे हम, एक घर पहले, एंट्रेंस से पहले एक घर, उसके बाद हमारा बीच में घर, और उसके बाद सोमनाथ रैना जी और उनकी फैमिली और उनकी सिस्टर का घर, जिसमें उनकी पैरालिटिक मदर भी रहती थी। तो एक्चुअली नाउ कमिंग बैक कि 1989
आई थिंक सितंबर, जब शबीर शाह का किडनैप किडनैप नहीं, अरेस्ट जब हुआ, उसके बाद स्कूल्स बंद हो गए। हम नेशनल स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एनुअल फंक्शन था, तो वो सब बंद हो गया और हमको घर जाना पड़ा। और उसके बाद किलिंग स्टार्ट हुई। फिर सिनेमाज बैन हो गए। फिर हमको मैंडेट आया कि कश्मीरी कि इंडियन टीवी नहीं देखना है। जो कॉमन अक्रॉस कश्मीर जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट्स या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स ने अपना फरमान जारी किया था। टीवी नहीं देखेंगे, थिएटर्स बंद, क्रॉस फायरिंग चालू, बम ब्लास्ट्स चालू। ये सब चलता गया और फिर आया 19 जनवरी 1990, जो हम सबको मालूम है, जो वहाँ पे था उस दिन। मौत को कितने करीब से सबने देखा होगा। जिन्होंने बलिदान दिया उन्होंने तो देखा ही, उन्होंने तो मतलब वो तो दे हैव फेस्ड इट। लेकिन मौत को इतने करीब से सामने सामने देखा, वो सब कश्मीर पंडितों ने देखा। और अगर कोई इस लाइव डिबेट में कोई कश्मीरी हिंदू नहीं है, और इफ़ दे वांट टू नो, आई वोंट गो मच इनटू दैट, मैं उसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ, बिकॉज अगर कोई नॉन कश्मीरी ये सुन रहा है, वो गूगल करके ये देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली ऑन 19 जनवरी 1990, एंड दैट जगमोहन डिडंट डू। वो जगमोहन ने नहीं किया, वो हमने खुद से नहीं किया। दैट वाज अ प्लान टू इरेडिकेट ऑल द कश्मीरी पंडित, ऑल द कश्मीरी हिंदूज इन अ सिंगल नाइट। सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर, मास एक्सोडस जिसको बोले, मतलब सबको वहाँ से निकलना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर। बहुत सारे लोग उसके बाद जाने लगे। उसके बाद व्हेन इट केम टू आवर फैमिली, मेरी सिस्टर अंजलि, मेरे दादाजी श्यामलाल कौल, मेरी दादी दादी शामरानी कौल, वो अ, वो चंडीगढ़ गए। मैं हमारे अंकल थे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे उनके पास चले गए। दैट वाज समवेयर आई थिंक अराउंड एंड ऑफ जैन। और और सोमनाथ रैना जी की फैमिली, उनकी सिस्टर और उनकी सिस्टर के 3 बच्चे, वो आई थिंक अराउंड फेब के सेकेंड वीक में वो जम्मू चले गए, बिकॉज स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद थे। तो एज एवरीबडी, जैसे सबने वहाँ से निकल के फिर एडमिशन जम्मू में करा लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 मंथ, 6-7 महीने हो गए थे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। तो सब चले गए वहाँ पे, और उनकी फैमिली भी गई थी। इनफैक्ट सोमनाथ रैना जिन वो भी खुद उनके साथ ही गए थे उनको वहाँ पे छोड़ने के लिए। बाद में वो वापस आए। तो और हम फिर खुद 21st, हम मतलब मैं, मेरे बड़े ब्रदर, मेरे बड़े अंकल सुरेंद्र कौल, और मेरी मदर चमनी कौल, और हमारे दूसरे घर से भी कुछ लोग, हम 21 अप्रैल को वहाँ से रात को हम एक ट्रक करके, एक्चुअली वो ट्रक का भी इंसिडेंट ऐसा था कि 4-5 रातें ट्राई करने के बाद ट्रक मिली। एक दिन तो फिर मेरे अंकल और मेरे पिताजी बेमिना में गए थे ट्रक करने के लिए। तो कुछ वहाँ पे आसपास में क्रॉस फायरिंग हुई, तो उनको पुलिस के बंकर में रहना पड़ा एक रात। तो हम सब परेशान वैसे ही। तो ये उसके बाद फिर उन्होंने फिर एक फाइनली एक ट्रक अरेंज हुआ। तो हम हम फिर उस ट्रक में रात को 1:30 बजे, उन दिनों आई थिंक रमज़ान का टाइम था, तो वो अजानें चल रही थी रात उस टाइम तो नहीं, बट अदरवाइज वो सुनने में सुबह में जैसे आ रही थी। तो हम रात को 1:30 बजे वहाँ से ट्रक में हम निकल गए और जम्मू पहुँचे। जम्मू में हम पटोली में रेंटेड घर में रहे। और और उसके बाद हाँ, नाउ कमिंग टू मेरे डैड क्यों नहीं गए, मेरे पिताजी क्यों नहीं गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी की आंट जो थी, वो उनका अपना वो अपने थर्ड फ्लोर में रहती थी, और उन्होंने मना कर दिया था मेरे को नहीं आना है, बिकॉज इतना पूरा बचपन से वहाँ पे ही रहती थी। तो ऑब्वियसली मेरी 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 ओल्ड एज पीपल, मेरी सभी बहुत सारे बुजुर्गों को रिजर्वेशन भी था कि कि दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे कैसा, मतलब रिजेंटमेंट था एक। तो डैड ने भी बोला, मेरे पिताजी ने भी बोला, इनको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। तो ही स्टेड बैक, तो इसलिए वो गए नहीं। तो इन द मीन टाइम फिर हमारे छोटे अंकल जो हैं,
फिर एक्चुअली उनको मना लिया था, देन दे वर सपोज टू कम बैक। वो उनको 30th ऑफ जून को वहाँ से श्रीनगर से छतरपुर से निकल के जम्मू आना था, अलॉन्ग विद डैड्स आंट। और मेरे छोटे अंकल 25th को जाके फिर उनको फिर लेके आने वाले थे। एंड दिस हैपेंड ऑन 24th ऑफ जून 1990। हुआ ऐसा कि सोमनाथ रैना जी बाहर गए थे कुछ लेने के लिए। दिस वाज संडे। द टाइम वाज अराउंड 12:50 और बिटवीन 12:50 पीएम टू 1:15 पीएम। ये सब जो कुछ हुआ ये सब इन 20-25 मिनट में हुआ। किडनैपिंग। वो बाहर जा रहे थे अपना सेम जैसे मैंने बोला बट्टा बोनी वाली लेन में वो कुछ बाहर जा रहे थे मार्केट से लेने के लिए। ऑलरेडी एक्चुअली ये इनको मालूम ही था टेररिस्ट्स को कि कौन कितने बजे जाने वाला, बिकॉज वट एवर हैपन्ड दिस हैपन्ड इन कहूट्स विद द नेबर्स। इट कांट बी, मतलब वो क्लियर था। तो वो जैसे ही निकले उनको बाहर टोटल 4 टेररिस्ट थे। उनको 2 टेररिस्ट ने वहीं पे गन पॉइंट पे चारों ने गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया और उनको फिर हमारी ओर आने लगी, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पिताजी भी वहाँ पे हैं, तो हमारी ओर आने लगे। तो सोमनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाए कि मेरी पैरालिटिक माँ है, छोड़ दो, कर लो। तो वो माने नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरे को उनसे एक आखिरी अलविदा तो लेने दो। तो विच समहाउ वो फिर 2 टेररिस्ट उनके साथ एकम्पनी करके उनको आखिरी अलविदा, उनकी माँ जो पैरालिटिक थी, चल भी नहीं पा रही थी, उनको आखिरी अलविदा लेने के लिए उनको वहाँ पे गए। तो उनको गन पॉइंट पे वो दूर से थे, मतलब दूर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3-4 मीटर्स की डिस्टेंस पे वो टेररिस्ट थे। वो जैसे कश्मीरी में नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसको वोट बोलते हैं, तो वो वोट में रहती थी। तो तो व्हाट द लास्ट वर्ड्स, जो उनके आखिरी वर्ड्स थे अपनी माँ को, माता जी को, जिनको हम सुमावती बुलाते थे, हम आनी भाभी बुलाते थे उनको। तो व्हाट ही सेड, उन्होंने उसको बोला कि अच्छा मुझे भाई धरा से, ओके मदर आई एम लीविंग। लीविंग, ही वॉज वेरी वेल नोइंग कि वेयर ही इज लिविंग, लिविंग फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन उन टेररिस्ट उनकी माँ परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि बाहर गन पॉइंट पे कोई है, तो वो क्रॉल करते करते बाहर आने लगी। तो इतने में वो जो 2 टेररिस्ट थे उन्होंने 2 लातें मारी उनको, उनकी माँ को, जो ऑलरेडी पैरालिटिक थी। और एंड उनको वो लातों के बाद शी वाज बैंग्ड वेरी हार्डली, जिसके कारण उनका स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। और वो फ्रैक्चर ऐसा हुआ कि तब से लेके जब तक वो कुछ साल पहले 7-8 साल पहले 8-9 साल पहले बस चली बसी, वो तब से बेड पे ही थी बिकॉज ऑफ दैट स्पाइन फ्रैक्चर। और ये तो हो गया सोमनाथ रैना जी का किडनैपिंग कैसे और उनकी मदर के साथ। फिर वो जो 4 टोटल टेररिस्ट थे उनमें से 2 फिर हमारे यहाँ पे आ गए। और ये 2 सोमनाथ रैना जी के साथ थोड़ा बाहर वेट कर रहे थे गन पॉइंट पे। तो ये संडे का टाइम था जैसे मैंने बताया। और उस टाइम मेरे पिताजी, उन्होंने अपना लंच ऑलरेडी परोस के रखा था। ही वाज अबाउट टू स्टार्ट दैट, वो स्टार्ट ही करने वाले थे। और हमारा एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम था जिमी। तो वो भौंकने लगा काफ़ी ज़ोर। उसको उन्होंने या तो बंद कर दिया या क्या कर दिया, उसकी आवाज़ बंद ही हो गई डॉग की। तो वो फिर अंदर हमारे यहाँ चले आए। और ये इसलिए मालूम है क्योंकि बाद में पता चला वो पूरा खाना जो था बिखरा हुआ था। और उस टाइम इट वाज एज, जैसे मैंने बोला 1 और सवा 1 का टाइम था। एंड इफ़ वी ऑल रिमेंबर, उस टाइम वो डेफ एंड डम न्यूज़ चलती होती है, और दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन पे डेफ एंड डम न्यूज़ चलती होती थी। तो वो टाइम था। तो ये किडनैपिंग हुआ 24th को अराउंड, जैसे मैंने बताया 1 एंड 1:15 के बीच में। एंड उसके बाद मतलब हम तो जम्मू में थे, हमारी फैमिली पटौली जम्मू में थी। और
सोमनाथ रैना जी की सिस्टर की फैमिली वो थे भगवती नगर में। तो 25th शाम को, रात को रात लेट नाइट, basis the information from SSP श्रीनगर टू SSP जम्मू। तो हमारे यहाँ पे फिर SSP जम्मू अलॉन्ग विद आवर रिलेटिव्स वो हमको ये इन्फॉर्म करने के लिए आए कि ऐसा हुआ है। दैट वाज ऑन 25th 11:30 PM, so almost 32 hours later of from the time they were kidnapped. सो उनके साथ उनकी डेड बॉडीज़ जो मिली थी वो अराउंड 8-9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर प्लेस, अलीजान रोड, डॉक्टर अलीजान रोड पे मिली थी, जो सोरा हॉस्पिटल के आसपास ही था। एंड द डेड बॉडीज़, आई मीन डेड बॉडीज़ तो नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि आई वुड से दे वुड बी रिमेन्स, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ उनकी दोनों की 2 गनी बैग्स में थी। डेड बॉडीज़ बहुत सारे पीसेस थे, बेसिकली चॉप्ड पीसेस। और जब ये देखा गया उन चॉप्ड पीसेस पे भी देखा गया ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैड सिगरेट बिट्स। सो मतलब सिगरेट लगा लगा के उनको मारा गया पहले। एंड बुलेट शॉट्स थे, एंड देयर वाज दिस थ्रोट वाज आल्सो सिल्ट। तो ये दोनों की बॉडीज ऑलमोस्ट के साथ ऐसा ही किया गया था, क्योंकि सेम टेररिस्ट ग्रुप ने उनको किडनैप किया था, और तो ऑब्वियसली सेम सिचुएशन में उनको सेम यातनाएं देके उनको ऐसा मारा गया। एंड देन जब हमको ये पता लगा तो वो इमीडिएटली आज पुलिस की, मेरे अंकल्स वो जाने के लिए तैयार हो गए, मतलब जाने ही वाले थे। तो पुलिस ने बोला कि नहीं, यू कांट गो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। सो वी वर नॉट लेट गो टू श्रीनगर। तो एंड this happened on 24th June. And what so and in the meantime, the dead bodies, dead remains of Chamalal Kaulji, my father, and Somnath Kaulji, my uncle, Somnath Raina, my uncle, उनकी क्रिमेशन वहाँ पे ही, जो हमको बोला जाता है, जेके पुलिस ने वहाँ पे ही की। एंड व्हाट वी गॉट, we didn't get the dead body, so because हमको तो एक तो जाने नहीं दिया, as they said told us that for security reasons you can't go there। एक बंदे को भी जाने नहीं दिया। और 25th को वी गॉट द एशेस। आई मीन दिस हैपेंड, ये हुआ था संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को हमारे पास एशेस मिली सीआरपीएफ की वैन में, अलॉन्ग विथ जो सोमनाथ रैना जी की जो पैरालिटिक एंड नाउ फ्रैक्चर्ड मदर थी, वो, और मेरे डैड की जो आंटी थी, वो उस सीआरपीएफ वैन में अलॉन्ग विद द एशेस मेरे पिताजी चमनलाल कौल जी के और सोमनाथ रैना जी के एशेस के समेत वो थर्सडे को हमें मिली। सो वी हैव नॉट सीन इवन द डेड बॉडीज, हमको डेड बॉडी भी नहीं मिली। एंड व्हाट वर्स कैन इट गो। अब ज़रा सोचिए, सोमनाथ रैना जी की मदर, 24 जून उनके बेटे को किडनैप किया जाता है। एंड इन द इंटरिम, मतलब मालूम है उनको कि बेटे को किडनैप किया। अब लेकिन 25th तक उनको मालूम नहीं है कि वो ज़िंदा नहीं है, मतलब किडनैप किया है। और 25th को जब पता चलता है उनको भी कि वो नहीं रहे, अब पूरे, मतलब जो हमारा एरिया था इन द विसिनिटी ऑफ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ से 5-6 किलोमीटर, वो ओनली कश्मीरी हिंदू ओल्ड लेडी होंगी उस घर में अकेली। और मेरे मेरे पिताजी की आंटी, वो दोनों, वो भी ओल्ड एज ही थी, मतलब वो भी अराउंड उस टाइम 75 ईयर्स की रही होंगी। तो दोनों ने इतनी रातें कैसे बिताई होंगी, क्या माइंड में क्या चल रहा होगा उनका। बेटा नहीं, बेटा मारा गया, स्पाइन फ्रैक्चर, चल नहीं पा रही, कोई हेल्प करने को नहीं। इस मतलब ये कोई अगर ये सोचे, उस सोच में घुस के देखे कि उनके माइंड में क्या रहा होगा उस टाइम। बेटा नहीं, बेटा खत्म, ऊपर से घर में कोई नहीं दुख जताने के लिए। तो
आंसू तो आते हैं। तो ये हुआ। फिर एशेज़ हमारे पास आई, तो फिर कुछ दिनों के बाद हमने उनको एशेज़ को इलाहाबाद में संगम में, प्रयागराज में संगम में प्रवाहित किया। तो ये ये चीज़ें तो जब भी याद करते हैं तो, बट याद तो करनी पड़ती हैं, बोल तो नहीं सकते, मतलब याद तो करनी पड़ेगी ही, क्योंकि जहाँ पे हमने इन चीज़ों को बुला दिया, हम भले ही कितने आगे जाएं लाइफ में, वी में प्रोग्रेस, हम अपने करियर में कितने आगे जाएं, बट अगर ये हम फंडामेंटल भूल जाएं और हम बोलें कि आज की डेट में हम वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड, सेटल्ड, तो दैट वुड बी to a certain extent wrong to say if we don't remember those these, अगर हम इन सेक्रीफाइसेस को याद न करें। बिकॉज अगर हम जहाँ पे आज हैं, या कश्मीर से बाहर हैं, कोई बाहर है, बाकी कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में है, अगर हम इन फंडामेंटल चीज़ों को बुला के उस प्रोग्रेस को प्रोग्रेस बोले, सक्सेस बोले, देन इट्स नॉट अ सक्सेस। दैट सक्सेस इट्स एट द कॉस्ट ऑफ दीज सेक्रीफाइसेस दैट हैव बीन मेड। ये इन सेक्रीफाइसेस को हमको याद करना पड़ेगा, रह रह के याद करना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव मूव फॉरवर्ड। कश्मीरी पंडितों की एक स्पेशलिटी है कि हम किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं, एंड राइटली सो। वो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात जहाँ आती है, वी डोंट कम्प्रोमाइज़ विद इट। तो ये हमको वो सक्सेस को हम without the background of sacrifices, we can't call it success. We have to have these remembrances throughout, and as I said, we have to pass this to our future generations. Now coming to ये सब एक प्लान था। हम पाकिस्तान का रोल तो है ही है, बट मोर देन पाकिस्तान रोल्स, जैसे मैंने कहा, it is our neighbors who helped all this to happen, and the then dispensation, which जो एकदम साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह रहे, कुछ किया नहीं। आई रिमेंबर मेनी, एक जगमोहन जी का एक लेटर था टू 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 राजीव गांधी, टू श्री राजीव गांधी ऑफ कांग्रेस। मैं दो इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, बट आई मीन आई वुड बी फेलिंग माई सेल्फ एंड टू द कम्युनिटी, फेलिंग in front of community if I don't give a mention of that. जगमोहन जी ने आई थिंक 1990, क्योंकि उन पर काफ़ी ब्लेम आ रहा था, तो उन्होंने 1990 अराउंड मई जून में एक लेटर लिखा था राजीव गांधी को। दैट वाज एन ओपन लेटर, दैट वाज पब्लिश्ड इन मेनी न्यूज़पेपर्स। तो उस लेटर में उन्होंने मोस्टली यही लिखा था कि उन्होंने रेफरेंस दिया था, बिकॉज उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई मैं आपको 1988 से आपको कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ, आई मीन नॉट ओपन लेटर्स में, बट इस लेटर में, इस ओपन लेटर में उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई क्रॉस बॉर्डर देयर आर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कमिंग इन, एंड कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इफ अगर हमने अभी नहीं किया तो इट वुड बी डिजास्टर। I'll just read out the excerpts of that because it's very important for me to read those excerpts, because ये भी बहुत बार आता है कि भाई क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ये एक्चुअली ये लेटर था अप्रैल 21, 1990 बाय जगमोहन टू लेट मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी आई थिंक 1989 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट थी। बट ये रेफरेंस दे रहे हैं कि ये 1988-89 में मैंने आपको इतनी लेटर्स लिखी कि ये जो सब हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो इसके कारण आगे जाके सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जो हुई। लेकिन they were silent spectators. I'll just read out. So I will Mr. Jagmohan starts the letter by saying, writing this, मतलब हमको देखना पड़ेगा the wording he has used. You have virtually forced me to write this open letter to you. And then he goes on saying, at the moment, the nobler purpose of these institutions, be they in the sphere of
executive, legislature, or judiciary, etc., has been sapped, and the soul of justice and the truth sucked out of them by the politics of impedency. फिर वो उनको बोलते हैं कि वार्निंग सिग्नल्स मैंने आपको दिए, उसमें वो लिखते हैं, नीड आई रिमाइंड यू दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1988, ये मैं जानबूझ के एक्सेप्ट ही पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें कुछ अपनी वर्ड्स डालना नहीं चाह रहा, सो आई हैव अ पर्पस टू रीड exact verbatim. Need I remind you that from the beginning of 1988, I had started sending warning signals to you about, this is जगमोहन जो 1988 में गवर्नर थे, टू दी देन 1988 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी. Need I remind you that from the beginning of 1988, I had started sending warning signals to you about the gathering storm in Kashmir. But you and the power wielders around you had neither the time nor the inclination nor the vision to see these signals. They were so clear, so pointed, that to ignore them was to commit sins of true historical proportion. He further goes on writing. Now he is giving the reference of another letter which he wrote to the then in 1988 Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi. To recapitulate and to serve as illustrations, I would refer to a few of these signals. In August 1988, after analyzing the current and undercurrents, I had summed up the position thus: the drumbeaters of parochialism and fundamentalism are working overtime. Subversion is on the increase. The shadows of events from across the border are lengthening. Lethal weapons have come in. More may be on the way. In April 1989, I had desperately pleaded for immediate action. I said, the situation is fast deteriorating. It has almost reached to a point of no return. That is what जगमोहन जी ने राजीव गांधी जी को लिखा. ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पॉलिटिकल मतलब, क्योंकि अगर ये इलेक्शन एक ब्लाइंड आई रखना, ये उस टाइम की डिस्पेंसेशन नहीं रखती तो प्रॉबेबली एंड बहुत चांस है कि हम इतने सारे कश्मीरी बलिदान नहीं होते, इतने सारे कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा जाता अगर इस पे ज़रा सा भी उस टाइम की सरकार ने कुछ एक्शन लिया होता. ही गोज ऑन फर्दर राइटिंग, टुडे मे बी टाइमली. दिस इज अगेन जगमोहन टू द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. मैं इसको आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं ये पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, बट आई वुड बी फेलिंग इफ आई डोंट टेल इट, because it is because of these things that we have lost our father, we have lost our uncle. Many Kashmiri Pandits have lost their near and dear ones. एक्सोडस तो ठीक है, मतलब मे बी वो होता, बट एक्सोडस एज इन व्हेन आई एम सेइंग एक्सोडस मे बी हमको फोर्स करके निकाला ही जाता, बट एटलीस्ट इतने सारे कश्मीरी पंडित्स की डेथ्स नहीं होती. सो फर्दर आई एम रीडिंग दिस. टुडे मे बी टाइमली, टुमारो मे बी टू लेट. Then he is giving a reference of another letter. Again in May 1989, I expressed my growing anxiety. What is still more worrying is that every victory of subversionists is swelling their ranks, and the animosity is being diverted against the central authorities. But you chose not to do anything. Your action was mystifying. So that is कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ बिकॉज ऑफ द इनेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ही फर्दर राइट्स एक जगह पे वो then he on Kashmiri Pandits in the same open letter he writes, you and the like of you have made India a country which has lost capacity to be true and just. Anyone trying to be fair is dubbed communal. The case of Kashmiri Pandits bear eloquent testimony of this fact. और भी कुछ वो लिखते हैं. He ends his letter by writing, एक करीब 15 पेज की लेटर है, एंड मैंने तो कुछ अंश ही उसके पढ़े हैं. लास्ट एक मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, लास्ट पैरा. But by keeping the pot boiling, you and your proteges prolonged the agony of Kashmir and caused many more deaths and more destruction. The politics of unscrupulousness was brought to its lowest depth. You have already committed the sin of letting down the Bharat Mata in Kashmir. So he ends his letter by saying that.
सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट वाज़ नॉट पाकिस्तान, तो ठीक है नॉन डेविल, बट ये जो अननोन डेविल्स जिनके कारण कश्मीरी हिंदू, इतने सारे कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई, या उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने इतनी यातनाएं सही. सो वी शुड नो दीज थिंग्स, एंड इफ वी डोंट नो दीज थिंग्स, वी शुड कन्वे दीज स्टोरीज, वी शुड रीड दीज स्टोरीज. जैसे मैंने बोला कि ये कश्मीरी, हम हमें किसी की सिंपैथी, कश्मीरी पंडित को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, ना ही मांगी है, और ना ही मरते दम तक मांगेंगे. हम किसी के सामने कृप भी नहीं करते हैं. हम दिल से तब भी भारतीय थे, और इसी भारतीयता को कायम रखने के लिए हमारी जाने गई थी. अदरवाइज तो अ, वो इंडियननेस जो हम जीते थे, खाली पेपरों पे नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, वी यूज टू लिव दैट इंडियननेस. दैट वाज द रीजन फॉर गेटिंग किल्ड. That being Hindu, and that real living the Indianness was the prime reason of our being killed. कश्मीरी हिंदुओं को जो अपना जहादिक, इनका इस्लामिक फंडामेंटलाइजेशन के तहत जो अ, उसका शिकार बनाया गया, ये तो मतलब इसकी तो निंदा जितनी भी करें वो तो कम है. अ, हमारे पास भी रीज़न था, जैसे मैंने बताया, हमारे पास भी रीज़न था, हम भी उठा सकते थे पत्थर, हम भी उठा सकते थे गोलियाँ. वो तो दैट वाज़ द ईज़ीएस्ट थिंग टू बी डन, बट नहीं किया हमने. हमने, जैसे मैंने पहले बोला, हमने बदला लिया अपने आप को एजुकेट करके, आगे बढ़ के. लेकिन जो एक नैरेटिव जो क्रिएट जो आज की डेट में जो नैरेटिव एक क्रिएट होता है, सूडो लिबरल्स बोले, या सूडो मीडिया वाले, या सूडो एकेडमिशियंस, तो उनसे कुछ सवाल जो मन में आते हैं वो पूछने, कुछ मन सवाल आते हैं मन में उनसे पूछने के लिए. जैसे भाई कि भाई, क्या हमारा जो इतनी जो यातनाएं सही दी गई हमें, क्या ये सेकुलरिज्म के दायरे में नहीं आता था? क्या हमारे साथ जो हुआ, ऑलमोस्ट ढाई, फॉर 2.5 डेकेड्स इसको छुपाया गया, क्या ये वर्थ न्यूज़ नहीं था? क्या वो जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस की नींद उस टाइम खुली नहीं? क्या वो सोते रहे? इतना 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 ब्लाइंड सब क्यों हो गए? ये अवार्ड वापसी गैंग्स तब अवार्ड क्यों नहीं वापस किए? जो या जिन पे हम भरोसा करते थे, हमारे नेबर्स, या वो हमको सडनली हमारे ही मौत के कैटलिस्ट्स बन गए. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई, इनको जब आजकल का नैरेटिव देखते हैं तो ये सवाल आते हैं मन में कि कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा एक डिफरेंट ट्रीटमेंट ऐसा क्यों मिला उनको? तो एक तो फिर अपना ये, इसलिए व्हाट जो ये इसलिए हमको ये बताना पड़ेगा अपनी जनरेशन को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम जनरेशन को नहीं बताएंगे, वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटीज, एंड दैट विल बी ए बिग फेलियर ऑन आवर पार्ट. दूसरी चीज़ ये कि भाई, अभी ये मेरे विचार हैं. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, एंड आई एम नॉट सेइंग जिन्होंने व्यूज़ रखे हैं वो राइट हैं, रॉन्ग है. अभी शिकारा मूवी आई थी, उसमें देयर वर व्यूज़, देयर वर काउंटर व्यूज़. आई एम नॉट गोइंग इनटू राइट रॉन्ग, एंड आई एम गोइंग टू से वेदर राइट और रॉन्ग. पॉइंट ये था कि भाई 2 घंटे की मूवी में बताया नहीं गया कि कश्मीर में इतना क्या हुआ. बट मेरा एक सवाल मैं कभी कभार खुद से पूछता हूँ, भाई हम तो एटलीस्ट, चलो ठीक है 30 साल हो गए, 30 ईयर प्लस, ठीक है. सोशल मीडिया 2010 से आया है, 2010 के बाद फेसबुक, ट्विटर, हैव वी टोल्ड आवर स्टोरीज? ये मेरा एक विचार आता है कि भाई हम तो 2 घंटे की मूवी में बोलते हैं. आई एम नॉट सेइंग वेदर दी
जिन्होंने वो काउंटर व्यू दिया उसमें, या जिन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू दिया, दैट्स राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आई एम गोइंग इनटू जो इनसाइड आउट अप्रोच है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, कि हमने हैव वी डन जस्टिस बाय टेलिंग आवर स्टोरीज एज अ इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी। I think in that direction, this platform by Vistapit Kaptak is a good platform wherein it becomes a repository of uh, what happened to Kashmiri Pandits, and probably our we can refer this to our generations. भाई आप इसमें कुछ करें कि देखें कि क्या हुआ है, या फॉर दैट मैटर इवन अदर जो भी बाकी प्लेटफॉर्म है, all organizations जो कश्मीरी पंडित्स की, देर आर डूइंग गुड जॉब। बट खाली मैं ये पूछ रहा था कि हैव वी डन दैट जस्टिस to by telling our stories, क्योंकि these stories have to be told time and again, repeatedly. when I say story, that means story doesn't mean कि भाई किसके साथ जान का नुकसान हो गया, वो stories हैं। Everybody who has been forced to leave the place, पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी बनाई हुई प्लेस, जहाँ पे हमने बचपन देखा है, हमने वो गलियाँ, वो कोचे, वो सब देखा है, वो वो हम भुला नहीं सकते। तो वो हमने वो स्टोरीज नहीं बोली हैं अभी भी। आई मीन स्टिल अभी भी टाइम है, वी कैन कंटिन्यू टू हैव दो स्टोरीज एंड टेल इट आवर जनरेशन। और एक और पॉइंट आता है मन में, कि हम बहुत बार मतलब विद इन द कम्युनिटी वी क्रिटिसाइज कि हम सब इतनी, अगेन दीज आर माई व्यूज, आई एम नॉट गिविंग एनी ज्ञान टू एनी वन, बट ये मेरे जो माइंड में आते हैं पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स जो हैं वही मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू छोटे छोटे पॉइंट्स में। जो हम बोलते हैं कि कशिश शहरी क्या ग्रुप या क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक दी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर पंडित, एंड आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बीट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नाम दूंगा तो कुछ नाम नहीं लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कम्युनिटी एवरेज इंटेलेक्ट ऑफ कम्युनिटी, जो हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, 100% ऑलमोस्ट लिटरेट कम्युनिटी, तो इट्स बाउंड टू हैव वो एक इंटेलेक्चुअल क्लैश होना बहुत स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। इसलिए probably that is the reason we have so many organizations. But where is the problem is that we don't have synergy in the, in spite and despite of having these multiple organizations, we need to have synergy within, at least for certain key points, key issues, which I have no one to tell कि क्या issues हैं। बट ये ऐसे विचार हैं जो मन में आते हैं। आई मीन आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग इतना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक सिनर्जी होनी चाहिए इतनी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी, एटलीस्ट की पॉइंट्स के लिए। तो ये कुछ विचार थे, और बाकी कुछ चीज़ें जो हमको बोलनी, मतलब बार बार माइंड में रखनी ही चाहिए, कि पाकिस्तान तो नॉन लेवल था, हमको तो हमारे पड़ोसियों ने और हमारी उस टाइम की डिस्पेंसेशन ने इस हाल पे लेके आ गए। और ये एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक जिहादी प्लान था हमको भगाने का, जो भी चल ही रहा है। और हम भागे नहीं, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम भागे नहीं, हमें भगाया गया। इतनी सारी मौतों, इतनी सारी किलिंग्स के बाद, इतने यातनाओं के बाद, लेडीज़ के रेप्स के बाद, बैंड्स और मशीन्स में उनकी को पीसेज में काटने के बाद, तो हमें भगाया गया, हम भागे नहीं। तो और मैं एंड में ये एक्सपीरियंसेस जो है, ये एक्सपीरियंसेस ही हमको, पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, फ्यूचर में रहना चाहिए, और प्रेजेंट में रहना चाहिए, और फ्यूचर में पास्ट के रेफरेंसेस को लेके आगे बढ़ता रहना चाहिए। सो फ्यूचर के पास्ट के रेफरेंसेस को
रखना ही पड़ता है, रखना ही पड़ेगा, स्पेशली हम कश्मीरी हिंदूज़ के लिए। मैं लास्ट में एक अपनी बिफोर आई before I call it the session from my side, I would like to read a poem that I have, जो मैंने जो मैं जो मैं डेडिकेट करता हूँ सभी मार्टियर्स के लिए या कश्मीरी पंडित एक्सोडस के लिए। वो पोइम आपके सामने पढ़ता हूँ। भले ही मतलब उन टेररिस्ट्स ने या जिहादीज़ ने या फंडामेंटलिस्ट ने हमारे हमारे करीबियों की जान ले ली, हमारी उनकी बॉडी छीन ली, बट उनकी यादें वो हमें हमसे कभी छीन नहीं सकते। वी शुड बेयर दैट इन माइंड। नेवर एवर वी कैन टेक अवे देयर मेमोरीज फ्रॉम आवर माइंड्स। इससे पहले मैं वो कविता पढ़ूँ, मैं आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक ईच एंड एवरी व्यूअर जो ये सुन रहा है, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के ये सुना, या विस्थापित कब तक की टीम का जिन्होंने ये माध्यम क्रिएट किया, ऐसी 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 अपनी विचार या अपनी स्टोरी सुनाने का। और अगेन बिफोर आई फिनिश आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि विस्थापित कब तक टीम की उन्होंने मेरे को ये बोला है कि उन्होंने एक यूट्यूब का पेज भी बनाया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट if everyone can like and subscribe to that page, so थोड़े थोड़े से ही आगे बढ़ेगा। and before I conclude, I would like to read that poem that I have myself written, though I'm no poet. I'm no kavi or whatever, so I'm just reading it for all of you. It goes like this: अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, दिल अब भी बहुत रोता है। अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, दिल अब भी बहुत रोता है, ये हम ही जानते हैं। सो दिस इज़ अ डेडिकेशन टू ऑल दिस नॉट ये दिस इज़ अ डेडिकेशन टू ऑल द कश्मीरी पंडित मार्टियर्स, ऑल द कश्मीरी पंडित सफरिंग्स। हमको ये माइंड में रखना पड़ेगा, जैसे मैं बार बार मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, हमको ये रखना पड़ेगा माइंड में, हमको ये स्टोरीज बोलनी पड़ेगी। सो अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, इवन इवन दी जो माइग्रेशन, सो कॉल्ड माइग्रेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, तो उसमें भी जो हमारे बुज़ुर्गों ने सहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसके बाद किसने भी सहा है, ये उस सफ़रिंग के लिए है। अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, दिल अब भी बहुत रोता है, ये हम ही जानते हैं कि हमने क्या खोया है। अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, दिल अब भी बहुत रोता है, ये हम ही जानते हैं कि हमने क्या खोया है। वो सर पे हमारे जिनका हाथ था, वो सर पे जिन वो सर पे हमारे जिनका हाथ था, वो जिनके होने का हमें एहसास था। वो सर पे हमारे जिनका हाथ था, वो जिनके होने का हमें एहसास था। वो जिनको हमसे अचानक छीना गया, वो जिनको हमसे अचानक छीना गया, चाहे वो हमारे करीबी जिनको हमसे छीना गया, या चाहे हमारा कश्मीर जिसको हमसे छीना गया। वो जिनको हमसे अचानक छीना गया, वो जिनको उन आतंकवादियों ने बड़ी बेरहमी से मौत के सुपुर्द कर दिया। याद में उनकी रो रो के याद में उनकी रो रो के अंतर मन को हमने भिगोया है। याद में उनकी रो रो के अंतर मन को हमने भिगोया है, और उन्हीं आंसुओं के सहारे हमने आप सबके नाम को रोशन रखा है। आप सबको मतलब टू ऑल डिपार्टेड सोल्स, टू ऑल मार्टियर्स, उनकी याद में, मैं फिर ही बोल रहा हूँ, याद में उनकी रो रो के, आप सबकी याद में अंतर मन को हमने भिगोया है, और उन्हीं आंसुओं के सहारे हमने आपके नाम को रोशन रखा है। सो आप वरी मत कीजिए हमारे जो डिपार्टेड सोल्स, हमने आपके नाम को रोशन रखा है, बदनाम होने नहीं दिया आपके नाम को। अब आंसू नहीं छलकते तो क्या, दिल अब भी बहुत रोता है। अब आंसू नहीं छलकते तो दिल अब भी बहुत रोता है। थैंक यू वेरी मच। यूनसारी नमस्कार, विल गेंडित। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच।